सह्याद्री की पर्वतमालाओं के बीच बादलों को चीरता हुआ एक किला आज भी खड़ा है, समय से भी ऊंचा, इतिहास से भी गहरा, रहस्यों से भी भारी। ये है रायगढ़। दिन में ये पत्थरों का किला दिखाई देता है, लेकिन रात में ये इतिहास की फुसफुसाहट करता है। कहते हैं इसके नीचे कुछ दबा है, सोना, बहुत सारा सोना। इतना सोना कि आज उसकी कीमत लाखों करोड़ में बैठे, इतना सोना कि उससे साम्राज्य खरीदे जा सकते थे, इतना सोना कि उससे इतिहास की दिशा बदली जा सकती थी। 300 टन, जी हां, 300 टन सोना, लगभग 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और उस अपार वैभव का सबसे चमकता प्रतीक 1280 किलो वजन वाला एक सिंहासन, शुद्ध सोना, रत्नों से जड़ा हुआ। ऐसा सिंहासन जिस पर बैठकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की शपथ ली थी। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि वो सिंहासन कितना भव्य था, सबसे बड़ा प्रश्न ये है वो गया कहां। सन 1689 छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूर हत्या के बाद औरंगजेब की विशाल सेना ने रायगढ़ को चारों ओर से घेर लिया। किला गिर गया, मुगल अंदर पहुंचे, खजाने की खोज शुरू हुई, लेकिन उन्हें वो सिंहासन नहीं मिला। न कोई उल्लेख, न कोई रिकॉर्ड, न कोई विजयी घोषणा। इतना बड़ा सिंहासन, इतना भारी खजाना, इतनी विशाल संपत्ति और इतिहास में सन्नाटा। क्या मराठों ने उसे छिपा दिया था? क्या उसे किसी गुप्त सुरंग में चुनवा दिया गया? क्या अंतिम क्षणों में उसे पिघला दिया गया? या क्या वो आज भी रायगढ़ की मिट्टी के नीचे, हमारे पैरों के नीचे शांत पड़ा है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम केवल कहानी नहीं सुनेंगे, हम तर्क लगाएंगे, हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड देखेंगे, हम आर्थिक गणना करेंगे, हम सैन्य परिस्थिति समझेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1280 किलो सोना आखिर हवा में गायब कैसे हो सकता है। क्योंकि इतिहास में कुछ भी यूं ही नहीं होता, हर मौन के पीछे एक सच होता है और रायगढ़ का मौन बहुत भारी है। किसी भी साम्राज्य की ताकत केवल उसकी तलवार से नहीं मापी जाती, बल्कि उसके खजाने से मापी जाती है। और यदि हमें यह समझना है कि रायगढ़ पर 300 टन सोना होने की संभावना कितनी वास्तविक थी, तो हमें सबसे पहले समझना होगा स्वराज की आर्थिक संरचना क्या थी। 17वीं सदी का भारत केवल युद्धों का मैदान नहीं था, वो व्यापार का केंद्र भी था। पश्चिमी तट, अरब सागर, सूरत, दाभोल, राजापुर जैसे बंदरगाह, ये वो समय था जब भारत विश्व व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसी दौर में उभरते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। बहुत लोग मानते हैं कि उन्होंने केवल लूट के जरिए खजाना भरा, लेकिन यह अधूरा सत्य है। उन्होंने 3 स्तरों पर आर्थिक शक्ति बनाई। पहला, सैन्य अभियानों से धन संग्रह। दूसरा, प्रशासनिक राजस्व प्रणाली। तीसरा, समुद्री व्यापार। और चौथ, व्यवस्था। अब इसे एक एक करके समझते हैं। सूरत, मुगल साम्राज्य का पश्चिमी व्यापारिक द्वार। अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, सभी की फैक्ट्रियां वहां थीं। 1664 में सूरत पर पहला अभियान। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 1 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं। उस समय 1 करोड़ का अर्थ आज के अरबों में बैठता है। फिर 1670 में दूसरा अभियान, लगभग 67 लाख सुवर्ण मुद्राएं। अब ध्यान दीजिए, ये केवल सोना नहीं था, ये चांदी, आभूषण, हीरे, मोती, विदेशी वस्तुएं सब शामिल थे। लेकिन केवल सूरत ही नहीं, तोरणा किले पर जब स्वराज का प्रारंभ हुआ, वहां सोने से भरे 7 विशाल घड़े मिले। यह संकेत था कि दक्कन की राजनीति में धन का प्रवाह पहले से मौजूद था। इसके बाद जालना, अहमदनगर, झुन्नर। हर अभियान केवल सैन्य विजय नहीं था, वो आर्थिक प्रहार भी था। फिर आता है चौथ और सरदेशमुखी का मॉडल। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक रणनीति थी। किसी प्रदेश को पूरी तरह जीतने की आवश्यकता नहीं, उससे वार्षिक कर लिया जाए, यानी स्थायी आय। दक्षिण दिग्विजय के दौरान बीजापुर की आदिल शाही और गोलकुंडा की कुतुब शाही जैसी सल्तनतों ने कर दिया। ये केवल युद्ध से जीता गया धन नहीं था, ये नियमित आय थी। इतिहासकारों के अनुसार स्वराज का वार्षिक उत्पादन लगभग 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं तक पहुंच चुका था। अब यहां गणित समझिए, यदि 1 स्वर्ण मुद्रा का औसत वजन लगभग 3 ग्राम माने, तो 1 करोड़ मुद्राओं का वजन लगभग 30,000 किलोग्राम यानी 30 टन बैठता है। और यदि 10 करोड़ मुद्राएं मान ले तो लगभग 300 टन। अब यह संख्या काल्पनिक नहीं लगती। इसके अलावा समुद्री नीति। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत की पहली संगठित नौसेना खड़ी की। क्यों? केवल सुरक्षा के लिए नहीं, व्यापार के लिए। अरब देशों तक जहाज जाते थे,
मसाले, घोड़े, कपड़ा, धातु, सबका व्यापार, राजस्व का एक और स्रोत। फिर आती है भूमि व्यवस्था, किसानों से सीधा संपर्क, मध्यस्थों की भूमिका कम, राजकोष में सीधी आय। ये मुगलों की जागीर प्रणाली से अलग मॉडल था। इसका परिणाम क्या हुआ? राज्य का धन कुछ गिने चुने अमीरों के पास नहीं, बल्कि केंद्रीय खजाने में जमा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं 1680 के बाद। छत्रपति संभाजी महाराज ने सत्ता संभाली। बहुत लोग उन्हें केवल युद्धों के संदर्भ में याद करते हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से भी उन्होंने बड़ा प्रहार किया। बुरहानपुर, मुगल साम्राज्य का एक समृद्ध प्रांत, इस पर आक्रमण कर लगभग 4 करोड़ मुद्राएं प्राप्त हुई। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि इतना धन था कि सब कुछ साथ लाना भी कठिन हो गया। कुछ संपत्ति मार्ग में छोड़नी पड़ी। अब सोचिए, यदि केवल एक अभियान में 4 करोड़ मिल सकते हैं, तो वर्षों के अभियानों का संचय कितना होगा? फिर कर्नाटक अभियान, मैसूर के राजा से 2 करोड़ सुवर्ण मुद्राएं। अब हम मोटा अनुमान लगाते हैं। सूरत लगभग 1.67 करोड़, बुरहानपुर 4 करोड़, कर्नाटक 2 करोड़, अन्य अभियान कई करोड़, वार्षिक उत्पादन लगभग 1 करोड़ प्रति वर्ष। यदि केवल 10 से 12 वर्षों का संचय देखें तो 10 करोड़ की संख्या असंभव नहीं लगती। अब प्रश्न ये नहीं कि 300 टन सोना था या नहीं, प्रश्न ये है कि इतनी आर्थिक शक्ति का केंद्र कहां था? उत्तर, रायगढ़। रायगढ़ केवल राजधानी नहीं था, वो केंद्रीय राजकोष था। यहीं से प्रशासन चलता था, यहीं से सेना को वेतन मिलता था, यहीं से अभियानों की योजना बनती थी। तो यदि स्वराज की आर्थिक नसें थीं, तो उसका हृदय था रायगढ़। और यदि इतना धन वहां केंद्रित था, तो 1280 किलो का सिंहासन उस संपत्ति का केवल प्रतीक था। असल शक्ति उससे कहीं अधिक थी। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि 300 टन सोना पूरी तरह असंभव नहीं था, तो अगला प्रश्न और गंभीर हो जाता है। यदि इतना धन रायगढ़ पर था, तो 1689 में मुगलों को वो क्यों नहीं मिला? रायगढ़ का किला सजा हुआ है, सह्याद्री की चोटियां बादलों में ढकी हैं, हजारों ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। आज केवल एक राजा का राज्याभिषेक नहीं हो रहा, आज एक विचार का राज्याभिषेक हो रहा है। और उस ऐतिहासिक क्षण के केंद्र में रखा गया था 32 मण शुद्ध सोने का सिंहासन, लगभग 1280 किलो। लेकिन यह समझना जरूरी है, यह सिंहासन केवल बैठने के लिए नहीं बनाया गया था, ये एक राजनीतिक घोषणा थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब राज्याभिषेक कराया, तो उसका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि अब यह साम्राज्य किसी सल्तनत का जागीरदार नहीं, एक स्वतंत्र छत्रपति का राज्य है। मुगलों के दरबार में भी सिंहासन थे, दिल्ली में तख्त था, लेकिन रायगढ़ पर बना ये सिंहासन एक संदेश था। अब दक्कन में भी एक सम्राट है। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि इस सिंहासन को बनाने का कार्य रामाजी दत्तोजी चित्रे नामक कुशल कारीगर को सौंपा गया था। महीनों तक सोना गलाया गया, ढाला गया, तराशा गया, उस पर नक्काशी की गई, रत्न जड़े गए। ये केवल धातु नहीं थी, ये स्वराज्य की प्रतिष्ठा थी। राज्याभिषेक समारोह में उपस्थित अंग्रेज अधिकारी हेनरी ऑक्सिंडन ने अपनी डायरी में लिखा कि उसने अपने जीवन में इतना भव्य सिंहासन पहले कभी नहीं देखा। कल्पना कीजिए उस क्षण की। सूर्य की किरणें सोने पर पड़ रही हैं, रत्न चमक रहे हैं और उस पर विराजमान हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। वो दृश्य केवल शाही वैभव नहीं था, वो मानसिक क्रांति था, क्योंकि 17वीं सदी में हिंदू राजा का औपचारिक वैदिक पद्धति से राज्याभिषेक मुगल प्रभुत्व के बीच अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना थी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, यह सिंहासन स्थायी उपयोग में था। दानपत्रों और अभिलेखों से संकेत मिलता है कि छत्रपति संभाजी महाराज भी इसी स्वर्ण सिंहासन पर बैठते थे। यानी ये केवल एक समारोह की वस्तु नहीं थी, ये राजसत्ता का केंद्र था। अब यहाँ एक सवाल उठता है, यदि सिंहासन केवल सोने का होता तो संभव था कि संकट के समय उसे तोड़कर बांट दिया जाता, लेकिन यह प्रतीक था और प्रतीकों को इतनी आसानी से नष्ट नहीं किया जाता। 1280 किलो सोना, आज के समय में इसकी कीमत हजारों करोड़ में बैठती है, लेकिन उस समय उसकी कीमत केवल आर्थिक नहीं थी, उसकी कीमत भावनात्मक और राजनीतिक थी। ये मराठा साम्राज्य का ताज था और यही कारण है कि 1689 के संकट में सबसे बड़ा प्रश्न सिंहासन का ही बनता है। जब मुगल रायगढ़ में घुसे तो क्या उन्हें यह सिंहासन मिला? यदि मिला होता तो क्या वे उसे औरंगजेब के सामने गर्व से प्रस्तुत नहीं करते? क्या उसका उल्लेख मुगल अभिलेखों में नहीं होता? इतिहास चुप है और यही चुप्पी इस कहानी को रहस्य में बदल देती है। अब जब हम समझ चुके हैं कि यह सिंहासन केवल सोने का ढांचा नहीं बल्कि स्वराज्य की आत्मा था, तो अगला भाग और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 1689 में जब रायगढ़ घिरा तो उस आत्मा को बचाने के लिए क्या किया गया?
मुगलों को आखिर मिला क्या? रायगढ़ पर कब्जा हुआ। मुगल सैनिकों ने राजमहल, भंडार गृह, रत्नशाला की तलाशी ली। जुल्फिकार खान जो कुछ लेकर औरंगजेब के पास पहुंचा वो अपेक्षा से बहुत कम था। कुछ संदूकें, कुछ राजचिन्ह, कुछ धन, लेकिन 32 मण का स्वर्ण सिंहासन नहीं। मुगल प्रशासन अत्यंत व्यवस्थित था। इतनी बड़ी उपलब्धि छिपाई नहीं जाती। यदि शिवाजी का सिंहासन मिलता तो उसका जिक्र दरबारनामा, इतिहास और फरमानों में अवश्य होता, लेकिन उल्लेख नहीं मिलता। इतिहास की यही चुप्पी इस कहानी की सबसे बड़ी गवाही है। क्या रायगढ़ के नीचे अब भी दबा है वो सिंहासन? रायगढ़ केवल एक किला नहीं था, वो एक बहुस्तरीय संरचना थी। रणनीतिक मार्ग, गुप्त कक्ष, भंडार गृह, रत्नशाला का उल्लेख मिलता है। मुख्य राजवाड़े के नीचे तहखाने की संभावना भी जताई जाती है। ऐसे संकट में पहला काम होता है राजचिन्हों की रक्षा। 1280 किलो सोना केवल धन नहीं था, वो स्वराज का प्रतीक था। संभव है उसे किसी गुप्त स्थान में चुनवा दिया गया हो, संभव है उसे टुकड़ों में बांटकर सुरक्षित किया गया हो, और यह भी संभव है कि वो कथा समय के साथ बढ़ती गई हो। लेकिन एक तथ्य है, रायगढ़ का पूरा क्षेत्र आज तक पूर्ण वैज्ञानिक उत्खनन से नहीं गुजरा। रहस्य अब भी जिंदा है। 44 साल मुगलों के पास, फिर अंग्रेज, और रहस्य गहरा गया। 1689 से लगभग 44 वर्षों तक रायगढ़ मुगलों और जंजीरा के सिद्धियों के नियंत्रण में रहा। यदि कोई विशाल खजाना खुला पड़ा होता तो इतने वर्षों में अवश्य मिलता। फिर 1733 में छत्रपति शाहू महाराज के काल में मराठों ने किला पुनः जीता, लेकिन तब तक पीढ़ियां बदल चुकी थीं। यदि कोई गुप्त स्थान था भी तो उसका रहस्य शायद सीमित लोगों को ही ज्ञात था। 1818 में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ब्रिटिश काल में सर्वे हुए पर किसी स्वर्ण सिंहासन का उल्लेख नहीं। इतिहास के 3 युग बीत गए, मुगल, मराठा, अंग्रेज, और सिंहासन का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। रहस्य और गहरा गया। आज भी जिंदा है वो रहस्य, और शायद वही असली खजाना है। आज रायगढ़ एक स्मारक है। लोग आते हैं, देखते हैं, लौट जाते हैं, लेकिन प्रश्न वही है, क्या 1280 किलो का सिंहासन अब भी मिट्टी के नीचे है, या वो इतिहास में खो चुका है? कुछ इतिहासकार इसे अतिशयोक्ति मानते हैं, कुछ इसे रणनीतिक छुपाव, कुछ इसे लोक कथा, लेकिन एक तथ्य अडिग है, यदि वो मुगलों को मिला होता तो उसका उल्लेख अवश्य होता। और शायद ये कहानी केवल सोने की नहीं है। जब छत्रपति राजाराम महाराज रायगढ़ से निकले, वो सोना नहीं ले गए, वे विचार लेकर गए। सिंहासन दिखे या न दिखे, स्वराज का विचार बचा रहा, और शायद वही इस पूरी कहानी का असली खजाना है। हवा अब भी उसी तरह बहती है, पत्थर अब भी चुप है, लेकिन इतिहास अब भी सवाल पूछता है। 1280 किलो का वो सिंहासन क्या सच में मिट्टी के नीचे दबा है, या वो हमेशा के लिए इतिहास की परतों में खो गया? शायद एक दिन कोई खोज इस रहस्य से पर्दा उठा दे, और शायद ये रहस्य कभी खुलने के लिए बना ही नहीं था, क्योंकि कुछ खजाने मिट्टी में नहीं, यादों में छिपे होते हैं। अगर आपको क्या लगता है, सिंहासन आज भी रायगढ़ में है, या इतिहास ने उसे निगल लिया? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। इतिहास जिंदा रहता है जब हम उसे सवालों के साथ याद रखते हैं।